तो दोस्तों वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान, कीप डिस्कवर कीप लर्न। देखो आपके जो बैच चल रहा है आरपीएससी आरएएस और जूनियर अकाउंटेंट के लिए है, और हम पढ़ रहे थे राजस्थान की भूगोल। ठीक है, बाकी अन्य एग्जाम है जो आपके, जिसमें आपके सीईटी हो गया और भी जो राजस्थान के महिला एएसआई का जो भी नई वैकेंसी निकली है, सभी में आपके काम आएगी, क्योंकि भूगोल तो राजस्थान की वही रहनी है। तो आज हम राजस्थान की भूगोल में जो टॉपिक करने वाले हैं वो करने वाले हैं राजस्थान की वनस्पति के बारे में पढ़ेंगे। इसमें दोस्तों अपने क्या है कि यहाँ पे जो प्रमुख वनस्पतियां पाई जाती हैं उनके बारे में जानेंगे। इसमें अपने क्या वन वगैरह के बारे में नहीं पढ़ेंगे, वन रिपोर्ट वो अपने अलग से करेंगे। ठीक है, जो थोड़े वन के प्रकार होते हैं वो जरूर पढ़ेंगे, लेकिन जो भी वन है, जितने भी प्रकार के हैं वन रिपोर्ट वगैरह है, वो अलग से हम क्लास में करेंगे। यहाँ पे सिर्फ अपने राजस्थान की वनस्पति के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखो सबसे पहले बात आती है वन संरक्षण की। देखो वन संरक्षण, वन का जब भी संरक्षण होगा तभी तो कोई वनस्पति उगेगी वहां पे। ठीक है, अब ये सबसे पहले योजना लाई गई, जोधपुर के नरेश लाए थे 1910 ईस्वी में। इसके बाद मारवाड़ शिकार नियम भी बना जो कि 1921 ईस्वी में यहाँ पे बना। अगर इसके बाद की बात करें तो कोटा ने भी बनाया फिर 1924 में, फिर जयपुर ने 1931 ईस्वी में यहाँ पे शिकार कानून बनाए। फिर अलवर रियासत लाती है 1935 ईस्वी में वन अधिनियम। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, 1949-50 में राज्य सरकार है ना वन विभाग की स्थापना करती है। तो राजस्थान राज्य द्वारा वन विभाग की स्थापना कब की गई? 1949-50 में। और उस समय की अगर हम बात करें तो राज्य के सिर्फ है ना 13% भाग पर वन थे उस टाइम की, अगर अपने बात करें तो। अब बात आती है दोस्तों राजस्थान की वन नीति की। तो पहली वन नीति है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए। तो ये पहली वन नीति है, ये 8 फरवरी 2010 को लाई जाती है, और इसमें लक्ष्य रखा जाता है कि जो रेगिस्तान के वन क्षेत्र है वो 9.5 से 20% यहाँ पे किए गए। तो 2010 में राजस्थान की पहली वन नीति आती है, ये आपको पता होना चाहिए अच्छे से, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। फिर अपने बात करते हैं, ये टेबल दोस्तों आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि इसमें देखो वन अधिनियम 1953 के तहत वनों का वर्गीकरण है। देखो जब वन रिपोर्ट पढ़ते हैं तो वहां पे चेंज हो जाता है सेम इन आरक्षित रक्षित वनों के लिए डाटा, लेकिन अभी अपने क्या है कि 1953 के अनुसार पढ़ रहे हैं वनों का वर्गीकरण। ठीक है, तो इसमें देखो पहले मैंने लिए यहाँ पे आरक्षित वन, आरक्षित के बाद आपके हो जाएंगे रक्षित, फिर अवर्गीकृत वन। अब सबसे पहले इनमें 3-4 चीजें होती है, डिफरेंस मालूम होना चाहिए। देखो जो आपका आरक्षित वन होगा उसमें ना तो आप शिकार कर सकते हो, ना आप वहां पे पेड़ काट सकते हो, ना ही वहां पे पशु चरा सकते हो। ध्यान रखना, जो रिजर्व फॉरेस्ट होगा, आरक्षित वन होगा, वो आप वहां पे ना शिकार कर सकते हो, ना पेड़ काट सकते हो, ना पशु चरा सकते हो। तो आरक्षित वन सर्वाधिक आपके मिलेंगे उदयपुर जिले में। कहाँ पे? उदयपुर जिले में आपके मिलेंगे। और राजस्थान में आरक्षित वन 1953 के तहत कितने हैं? 37.05% हैं। फिर आते हैं रक्षित वन, जिन्हें अपने प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट भी कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि आप पशु चरा सकते हो, लेकिन 2 चीजें अलाउ नहीं है, शिकार नहीं कर सकते। शिकार तो देखो किसी में भी नहीं कर सकते, शिकार तीनों में अलाउ नहीं है, आराम से याद रख सकते हो। और इसके बाद आप पेड़ भी नहीं काट सकते प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में। ठीक है, सबसे ज्यादा आपको रक्षित वन मिलेंगे 12 जिले में। कहाँ पे? 12 में। यहाँ पे आपको मिलेगी 56.49% रक्षित वन है राजस्थान में कुल। फिर बात आती है दोस्तों अवर्गीकृत वन की। ठीक है, अवर्गीकृत वन में आप शिकार नहीं कर सकते, लेकिन वहां पेड़ काट सकते हो और पशु भी चरा सकते हो। और गंगानगर बीकानेर में सर्वाधिक आपको मिलेंगे कौन से? अवर्गीकृत वन, जो कि है 6.46%। कुल वन टोटल करेंगे तो इनका परसेंटेज यहाँ पे 100% हो जाएगा। तो ये टेबल आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको याद रखनी है। फिर अपने चलते हैं राज्य में वनों के प्रकार के बारे में। तो दोस्तों जो राज्य में वनों के प्रकार हैं, इसमें सबसे पहले 5 प्रकार पढ़ेंगे अपने। कितने? 5 प्रकार। 5 प्रकार जब भी अपने पढ़ेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे अपने लेंगे शुष्क सागवान वन। देखो जो सागवान वन है, ठीक है, जो सागवान वनस्पति है शुष्क सागवान, ये राजस्थान के कुल वन क्षेत्र का 6.87% है। तो ये डाटा आपको याद होना चाहिए, कितना? 6.87% है शुष्क सागवान वन। किन जिलों में पाया जाता है ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, दक्षिणी उदयपुर, आबू पर्वत के भाग और 12 में। नेक्स्ट अपने मैप में भी देख सकते हैं, देखो यानी मैंने यहाँ पे मार्क किया है, उदयपुर का दक्षिणी क्षेत्र हो गया, आबू क्षेत्र हो गया सिरोही का, इसके अलावा बांसवाड़ा हो गया, प्रतापगढ़ हो गया और 12 हो गया।
तो यहाँ पे इन जिलों में आपको कौन से वन मिलेंगे? शुष्क सागवान वन मिलेंगे देखने के लिए। तो मैप में आप थोड़े से मार्क करोगे तो आपको अच्छे से याद रहेगा। अब अपने चलते हैं दूसरे टाइप के वनों में, जिसमें अपने पढ़ेंगे अर्ध शुष्क उष्ण कटिबंधीय धोक वन। तो इस प्रकार के वन राजस्थान में फर्स्ट नंबर पर पाए जाते हैं, सर्वाधिक पाए जाते हैं। ठीक है, तो राजस्थान के कुल वन क्षेत्र का ये कितने रखते हैं? तो ये रखते हैं 58.12%। ठीक है, 58.12%, 12% धोक वन है सर्वाधिक। अर्ध शुष्क उष्ण कटिबंधीय वन भी इन्हें बोला जाता है या धोक वन। अगर इनके जिलों की बात करें तो सीकर, झुंझुनू, जालोर, जोधपुर। मैप में देख लेते हैं, अच्छे से याद रहेगा। देखो मैप में देखें तो आपको दिख रहा होगा दोस्तों, यहाँ पे ये बाड़मेर का एरिया है, ये जोधपुर के पूर्व का एरिया। इसके अलावा आपको ये मिल जाएंगे सीकर में, जयपुर के इस क्षेत्र में मिलेंगे आपको, जो अरावली के को पश्चिम में स्थित है थोड़ा सा। फिर आपको टोंक में मिल जाएंगे, इसके अलावा सवाई माधोपुर में, और आपके झुंझुनू में भी ये वन मिल जाएंगे धोक वनों की बात करें तो। वैसे धोक वन सरीस का अभ्यारण्य में सर्वाधिक पाए जाते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं दोस्तों आपके कौन से? उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ी मिश्रित वन। तो इस प्रकार के वन आपके का क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? 28.40% रखते हैं ऐसे वन। तो इनके जो परसेंटेज है ना, ये आपको याद रखने हैं। जैसे धोक वन कितने रखते हैं, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ी मिश्रित वन कितने रखते हैं, तो ऐसे आपको डाटा सबके याद होना चाहिए। तो ये 28.40% है। तो इनके अगर हम जिलों की बात करें संबंधित, तो जिलों में देखो उदयपुर आ गया, राजसमंद आ गया, भीलवाड़ा आ गया, चित्तौड़गढ़ आ गया, बांसवाड़ा आ गया और सवाई माधोपुर। इन जिलों में आपको मुख्यतः देखने को मिलेंगे। फिर अपने बात करते हैं अर्ध उष्ण कटिबंधीय वन। कौन से? अर्ध उष्ण कटिबंधीय वन। तो ये कुल वन क्षेत्र का है कितने? 6.23% है मात्र अर्ध उष्ण कटिबंधीय वन। तो इनसे अगर हम बात करते हैं अर्ध उष्ण कटिबंधीय वन, ये आपको मिलेंगे राजस्थान के पश्चिम में जाना पड़ेगा। सीधा सा याद रखना, पश्चिम में ये जितने भी जिले हैं यहाँ पे, तो ये सारे यहाँ पे अर्ध उष्ण कटिबंधीय वन मिलेंगे आपको। गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, ठीक है, चूरू, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, ये सारे यहाँ पे अर्ध उष्ण कटिबंधीय वन मिलेंगे। अब अपने चलते हैं दोस्तों उष्ण कटिबंधीय सदाबहार की बात आ गई। कौन से की? सदाबहार वनों की बात आ गई। सदाबहार वन सबसे कम है और एक ही जगह में पाए जाते हैं, 0.38%। जितने भी 5 प्रकार के हमने वन पढ़े उसमें सबसे कम यही है, 0.38%। ये आपके मिलेंगे आबू पर्वत क्षेत्र सिरोही में। फिर अपने बात करते हैं दोस्तों किसकी? प्रमुख वनस्पतियों की बात करते हैं मेनली। अब थोड़ा पहले वनों के बारे में जाना, ठीक है, बाकी वनों के बारे में अपने डिटेल से पढ़ेंगे। अभी वनस्पति है जो मुख्य। तो सबसे पहले अपने डाक या पलास, ये भी वनों में आते हैं, डाक या पलास के वन। तो ये फोटो देख रहे होगे आपको, ये पलास की फोटो है और इसका रंग है ना सुर्ख लाल या पीला भी होता है, तो इसीलिए इसको जंगल की ज्वाला के नाम से ये प्रसिद्ध है। तो ये पूछा जाता है एग्जाम में कि जंगल की ज्वाला के नाम से कौन सा प्रसिद्ध है? तो डाक या पलास। अगर इसका वानस्पतिक नाम देखो, वैज्ञानिक नाम आपको सबके याद रखने हैं एग्जाम की दृष्टि से, तो इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ठीक है, मुख्यतः ये आपको राजसमंद जिले में मिलेगा। कौन सा? डाक या पलास। फिर अपने बात करते हैं दूसरे सालर वन की। इसे साल वन भी कहते हैं। क्या? साल वन भी इसे कहते हैं। इसका जो वानस्पतिक नाम है वो शोरा रोबस्टा है। क्या है? शोरा रोबस्टा। ये फोटो में देख सकते हैं आप, सालर वन। और संबंधित जिलों की अगर मैं बात करूं तो आपको अरावली के जो क्षेत्र में स्थित है वहां पे आपको साल वृक्ष मिलेंगे। देखो अलवर, जयपुर, अजमेर, इसके अलावा आपके यहाँ पे ये हो जाएगा भीलवाड़ा के पास राजसमंद, राजसमंद के पास चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के बाद उदयपुर। मतलब अरावली पर्वतमाला क्षेत्र में मेनली साल वन मिल रहे हैं या साल वृक्ष मिल रहे हैं, आप याद रख सकते हो। फिर अपने बात करते हैं दोस्तों खेजड़ी की। ठीक है, खेजड़ी के बारे में आपको अच्छे से पूरी डिटेल पता होना चाहिए क्योंकि ये अपने राज्य का, राजस्थान राज्य का राजकीय वृक्ष है। अब बात करते हैं इसके उपनाम की। इसे रेगिस्तान का कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। ठीक है, देख सकते हो आप दोनों में उगा हुआ है। गौरव वृक्ष भी कहा जाता है और थार का कल्प वृक्ष भी इसे कहा जाता है। थार या रेगिस्तान एक ही बात है। अब इसकी फली होती है ना, फली लगती है, उसे क्या कहते हैं? उसकी फली लगती है ना, सांगरी कहते हैं। तो सब्जी बनाए खाई होगी आपने सांगरी की। फिर इसकी जो पत्तियां लगती है ना वो लूम कहलाती हैं। क्या कहलाती है? इसकी पत्तियां लूम कहलाती हैं। और इसके जो फूल लगते हैं दोस्तों उसे कहते हैं मिंजर। ठीक है, ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं। इसके अलावा इसके अन्य नाम क्या है?
कि समी को भाषा आती है सिंधी, ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ चुका है। सिंधी में छोकड़ा कहते हैं, हरियाणवी और पंजाबी में जांटी कहते हैं, और कन्नड़ भाषा में इसे बन्नी कहते हैं, और तमिल में इसे कहते हैं पे में। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है, वानस्पतिक नाम है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। प्रोसोपिस सिनेरिया, आपके जो खेजड़ी का पेड़ है उसका वैज्ञानिक नाम है। खेजड़ली आंदोलन के बारे में भी सुना होगा आपने, जो कि 1730 में हुआ था, ठीक है। तो ये भी राजस्थान पूरे विश्व का एकमात्र वृक्ष आंदोलन था, खेजड़ली आंदोलन। उसके बारे में भी हम जब इतिहास में पढ़ेंगे और डिटेल से पढ़ेंगे। विजयदशमी दशहरे के दिन इस वृक्ष की क्या की जाती है, पूजन किया जाता है, शमी वृक्ष का या खेजड़ी वृक्ष का। और राजस्थान का इसे राज्य वृक्ष कब घोषित किया गया, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, इसे 31 अक्टूबर 1983 को राजस्थान का राज्य वृक्ष घोषित किया जाता है। और 60 पैसे का इस पे डाक टिकट जारी किया जाता है 1988 ईस्वी में। और अपने देसी भाषा की बात करें तो स्थानीय भाषा में इसे सीमलो भी कहते हैं खेजड़ी को। तो ये थी खेजड़ी के बारे में बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी। तो सारी खेजड़ी के बारे में जानकारी मैंने दी, आपको सारे पॉइंट याद रखने हैं। फिर अपने बात करेंगे दोस्तों किसकी, धोकड़े की। ये धोकड़ा वही है, धोकवनों के बारे में अपने पढ़ रहे हैं। तो इसका वैज्ञानिक नाम याद रख लेना, एनोजिस पंडुला, फोटो में देख रहे होगे, ये धोकवन है। और फिर अपने बात करेंगे खेर की। खेर क्या होता है, खेर को कत्था भी बोलते हैं। वानस्पतिक नाम आपको याद रखना है, अकेशिया कटेचू, ये फोटो में देख सकते हो, ये आपको खेर या कत्थे का वृक्ष दिख रहा है। इसके कुछ पार्ट्स हैं, ये पूरा वृक्ष नहीं है, क्योंकि वृक्ष की अगर मैं फोटो ले लूं तो सारे वृक्ष एक जैसे दिखेंगे। तो इस वृक्ष की छाल से ना कथोड़ी जनजाति, कौन सी याद रखनी है, जनजाति कथोड़ी। कथोड़ी जनजाति और हांडी प्रणाली से, कौन सी प्रणाली से, हांडी प्रणाली से कत्था तैयार करती है। क्या तैयार करती है, कत्था, जो आप पान में लगाते हो कत्था, वो तने की छाल व टुकड़ों को उबालकर यहाँ पे कत्था प्राप्त किया जाता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों खैर का वृक्ष, वैज्ञानिक नाम अकेशिया कटेचू। जिले की बात करें संबंधित यहाँ पे आपको मिल जाएंगे उदयपुर में, चित्तौड़गढ़ में, झालावाड़ में, कोटा में, और जयपुर के कुछ स्थानों में भी आपको ये मिल जाएगा। अब देखो ये भी इंपॉर्टेंट है रोइडा, क्योंकि ये अपने राजस्थान का राजकीय पुष्प है। इसे मरुस्थल का सागवान या मारवाड़ का टीक भी कहते हैं। ये पूछा जाता है बहुत बार एग्जाम में कि मारवाड़ का टीक किसे कहा जाता है। ये देख सकते हो आप, बहुत सुंदर सा पेड़ लगा हुआ है और सुंदर सुंदर इसके फूल लगे हुए हैं। तो ये पुष्प कोई राजस्थान के रोइडे को ही मानना है, और इसे मरुशोभा भी कहते हैं। तो इसका वैज्ञानिक नाम आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना है, टेकोमेला अंडुलेटा, टेकोमेला अंडुलेटा। फिर अपने बात करते हैं इसे कब घोषित किया गया, वही 31 अक्टूबर 1983 को ही। टिनोस्फेरा कार्डियोफोलिया इसके पेड़ का नाम है, वृक्ष का नाम अलग है, टेकोमेला अंडुलेटा, सॉरी पुष्प का, और वृक्ष का है टिनोस्फेरा कार्डियोफोलिया। तो अपने को बस जो पुष्प है उसका याद रख लेना, क्योंकि वो अपने राजस्थान राज्य का राजकीय पुष्प है। अब बात करते हैं अपने तेंदू की। तेंदू से क्या बनती है, बीड़ी बनती है। बीड़ी किससे बनती है, तेंदू के पत्ते से बनती है। ऐसे तो इसके फल भी लगते हैं, और इसे वागड़ का चिक्कू भी कहा जाता है। ये देख सकते हो आप दोस्तों तेंदू, ठीक है। और इसमें भी आपको दिखाया गया है, इस पत्ते से आपके बीड़ी बनती है, इसमें तंबाकू भरा जाता है। और वनस्पतिक नाम की बात करूं तो डिसोपायरस मेलानक्सलियोन इसका जो वैज्ञानिक नाम आ जाएगा तेंदू का। तो ठीक है, इस तेंदू के बारे में सारी जानकारी आपको पता होनी चाहिए कि तेंदू के पत्ते से बीड़ी बनाई जाती है, वागड़ का चीकू कहते हैं, इसका वानस्पतिक नाम याद होना चाहिए। अगर मैं बात करूं तो ये देखो सबसे ज्यादा वैसे तो तेंदू के वृक्ष आपको एमपी में मिलेंगे, कहाँ पे, मध्य प्रदेश में मिलेंगे, लेकिन राजस्थान के दक्षिण पूर्व एरिया में भी मिलेंगे आपको, इस साइड में ऐसे लाइन मार लिया करो। देखो आपको मिलेंगे बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में मिलेंगे, उदयपुर में मिलेंगे, चित्तौड़गढ़ में मिलेंगे, कोटा, बारा और झालावाड़, मैक्सिमम इन 6 जिलों में आपको मिलेंगे देखने को। अब बात करते हैं अपने महुआ की। महुआ का वृक्ष आप देख सकते हो, मधुलिका लोंगीफोलिया इसका वैज्ञानिक नाम है। आदिवासियों का कल्प वृक्ष इसे कहा जाता है, किसका, आदिवासियों का कल्प वृक्ष। तो ये ध्यान रखना, पहले मैंने रेगिस्तान का कल्प वृक्ष बोला था, अब आदिवासियों का बोल रहा हूं, तो इन चीजों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। फलों का प्रयोग तेल निकालने व देसी शराब बनाई जाती है, इससे मदिरा, ठीक है। राजस्थान में इसे मेवाड़ी या मारवाड़ी भाषा में डोलमा भी कहते हैं, तो ये याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो महुए को क्या कहते हैं, डोलमा भी कहते हैं राजस्थान में। मुख्यतः आपको ये उदयपुर, डूंगरपुर और सिरोही 3 जिलों में मिलेगा। टोटम के रूप में इसका सांस्कृतिक महत्व भी है महुए का। अब बात करते हैं खस की, घासों की बात करेंगे अब दोस्तों अपने।
ठीक है, खस घास मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सुगंधित घास है और इससे पर्दे भी बनाए जाते हैं। अब इन पर्दों पे जब हवा पड़ती है ना, तो हवा तो ठंडी आएगी, साथ में खुशबू और आएगी, और क्योंकि इससे शरबत और इत्र भी बनाए जाते हैं इस घास से। तो ये देख सकते हो आप, खस घास है। मैक्सिमम आपको टोंक, सवाई माधोपुर और भरतपुर जिलों में देखने को मिलेगी। इन जिलों के नाम पूछे गए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, जिलों के नाम आपको याद रखने हैं। इस सुगंधित घास के पर्दे भी बनाए जाते हैं, ये भी आपके एग्जाम में आ चुका है कम से कम 4-5 बार कि किस घास से पर्दे बनाए जाते हैं। ठीक है, तो अब अपने नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। थोड़ा सा आपको इंतजार करना होगा, थोड़ी लोडिंग यहाँ पे चल रही है, 1 सेकेंड। हाँ, अब अपने बात करेंगे दोस्तों किसकी, लिलोण या सेवण घास, दोनों एक ही बात है, लिलोण या सेवण। ये पौष्टिक घास होती है। इसका वैज्ञानिक नाम की अगर मैं बात करूं तो आ जाता है लसुयूरियस सेडिकुस। मैक्सिमम आपको ये पश्चिमी राजस्थान जैसलमेर में ही मिलेगी। राजस्थान की सबसे लंबी घास है और इस घास पर गोडाउन अंडा देता है, जो अपने राजस्थान राज्य का राजकीय पक्षी है। इस गोडाउन पक्षी की इसे प्रजनन स्थली भी इसलिए कहा जाता है। सेवण या लिलोण घास को सबसे ज्यादा जैसलमेर में मिलती है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर बात आती है बजेड़ा की। बजेड़ा क्या होते हैं, पान के खेत बजेड़ा कहलाते हैं, बस इतना याद रखना, ये भी एग्जाम में आ चुका है, मैंने इसलिए यहाँ पे नोटिस किया इसको। फिर बात करते हैं दामन घास की। तो ये रेगिस्तानी घास है, पर्यावरण को बचाए रखने और भूमि को बांधे रखने के लिए सहायक है दामन घास। करड़ घास की बात करें तो पशुओं के लिए सबसे उत्तम घास है करड़ घास। फिर अब बात आती है मोचिया घास की। मोचिया घास दोस्तों आपको कहाँ मिलेगी, ताल छापर अभयारण्य चूरू में मिलेगी। सॉफ्ट घास है, ये नरम घास है। साइप्रस रोटोंडस इसका क्या नाम है, वैज्ञानिक नाम आ जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और ओलेवेरी घास की अगर मैं बात करूं तो ये जोधपुर के ओसिया और लोवावट क्षेत्र में मिलेगी और इसे लेमन घास भी कहा जाता है। लेमन क्यों, इसका टेस्ट लेमन जैसा होता है। ठीक है, तो ये आपकी राजस्थान की जो वनस्पति का टॉपिक दोस्तों कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो डिस्कवर राजस्थान को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।